हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष मौर्योत्तर बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? ए कण्व वंश, बी शुंग वंश, सी सातवाहन वंश और डी शक वंश। तो इसका सही आंसर है बी यानी शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था और शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। है शुंग वंश का संस्थापक था ए पुष्यमित्र, बी बृहद्रथ, सी वसुमित्र, डी देवभूमि। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 150 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। 3 नंबर का सवाल देखिएगा, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? एक ये नंबर है वसुज्येष्ठ, बी अग्निमित्र, सी पुष्पमित्र और डी देवभूति। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी पुष्पमित्र। ठीक है, यानी पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? ए कण्व वंश, बी मौर्य वंश, सी नंद वंश और डी शुंग वंश। तो इसका सही आंसर होगा डी शुंग वंश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था ए 150 ईस्वी पूर्व में, बी 158 ईस्वी पूर्व में और सी 158 ईस्वी पूर्व में और डी 185 ईस्वी पूर्व में यानी 185 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए 185 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था या किया था? ए नंबर है देवभूति ने, बी अग्निमित्र ने, सी पुष्यमित्र ने और डी वासुदेव ने। तो इसका सही आंसर होगा सी पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ए कुषाण वंश, बी लिच्छवी वंश और सी कण्व वंश और डी गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कण्व वंश। उसके बाद देखिए, कण्व वंश का शासन 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा था। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ए देवभूति, बी पुष्यमित्र और सी अग्निमित्र और डी वसुदेव। तो इसका सही आंसर होगा डी, कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली थी और कण्व वंश की सत्ता समाप्त की? ए आंध्र सातवाहनों ने, बी गुप्तों ने और सी कुषाणों ने और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए आंध्र सातवाहनों ने। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? ए शुंग वंश, सूत्र वंश, बी मित्र वंश और सी वाकाटक वंश और डी गोत्र वंश। तो इसका सही आंसर है मित्र वंश। ठीक है, यानी बी नंबर सही है। उसके बाद देखिएगा, शुंग वंश के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सुनिए, ए कैमूर, बी समस्तीपुर, सी बोधगया और डी सिवान। ई बोधगया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ए मथर और बी वसुमित्र और सी पार्श्व, डी अश्वघोष। तो इसका सही आंसर होगा डी अश्वघोष। यानी कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया था और हरजाना के रूप में यह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। ठीक है, डी नंबर देखिए। 13 नंबर का देखिएगा, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? ए शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य
वंश, शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। बी कह रहा है हड़यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश और शुंग वंश। सी हड़यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। और डी कर्ण वंश, हड़यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य और शुंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि हड़यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश। और शुंग वंश की राजधानी थी ए सियालकोट, बी राजगृह, सी कन्नौज और डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। 15 नंबर देखिएगा, कर्ण वंश की राजधानी थी ए उज्जैन में, बी पाटलिपुत्र में, सी मथुरा में और डी प्रतिष्ठान में। तो इसका सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र में। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, बी दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, सी पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। उसके बाद 17 नंबर में देखिएगा, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ए अंग एवं मगध, बी विदेह एवं शाक्य, सी अंग एवं विदेह और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अंग एवं मगध, यानी उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 18 नंबर का देखिएगा, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। ए सातवाहनों का, बी लिच्छवियों का, सी चेदियों का और डी मित्रों का। इसका सही आंसर होगा बी, लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकार के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। 19 नंबर का देखिएगा, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके समय में हुआ था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी वसुदेव, सी घनानंद, डी पुष्यमित्र शुंग। तो उसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। कालीन बिहार, यानी गुप्त कालीन बिहार में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है जो बीपीएससी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था ए इलाहाबाद में, बी बनारस में, सी कन्नौज में, डी पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र में, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था ए 230, बी 320 ईस्वी और 320 ईस्वी पूर्व और डी 300 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा बी, 320 ईस्वी। अब उसके बाद देखिएगा, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी बिंबिसार। तो इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद चौथा नंबर में देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ए पाटलिपुत्र में, बी इलाहाबाद में, सी उज्जैन में और डी लिच्छवी में। तो इसका सही आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। उसके बाद 5 नंबर में देखिएगा, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त, यानी कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? तो इसका सही आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त ने कहा था। उसके बाद 6ठा नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी समुद्रगुप्त को और डी कुमारगुप्त को। तो इसका सही आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसके बाद 7 नंबर का सवाल देखिए, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी इलाहाबाद, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। उसके बाद 8 नंबर देखिए, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त और डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त
और डी पाल। तो इसका सही आंसर होगा सी गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी रामगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। ए मौर्य काल में, बी पाल काल में, सी गुप्त काल में और डी हर्यक वंश के शासन काल में। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि गुप्त काल में बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। उसके बाद 12 नंबर देखिए, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? 6 महीने, बी 1 साल, सी 3 साल और डी 14 महीने। तो इसका सही आंसर होगा सी 3 साल यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। और ये कितने साल तक रहा था? ये 3 साल तक रहा था। ठीक है। 13 नंबर का देखिएगा, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ए चंपा, बी नालंदा, सी राजगीर और डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा डी पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ए पटना, बी सारण, सी भागलपुर और डी शाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा डी शाहाबाद यानी गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद से प्राप्त हुई है। 15 नंबर में देखिएगा, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? ए गया से, बी सुल्तानगंज से, सी पटना से और डी नालंदा से। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी सुल्तानगंज से। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? ए मौर्य काल, बी पाल काल, सी गुप्त काल और डी परवर्ती गुप्त काल। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी गुप्त काल। 17 नंबर का सवाल देखिएगा, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी पाल काल और डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी गुप्त काल। 18 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें करा तीर भुक्ति या आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? ए गोविंद गुप्त, बी घटोत्कच, सी चिरादत्त और डी पर्णदत्त। इसका सही आंसर होगा ए गोविंद गुप्त यानी ये नंबर सही है। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। उसके बाद 19 नंबर में देखिएगा, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी वदंतपुरी और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नालंदा। 20 नंबर देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा सी बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ए हर्ष, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी अशोक। तो इसका सही आंसर होगा सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ए हुएनसंग, बी मेगास्थनीज, सी फाहियान, डी इत्सिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी फाहियान। अब हम लोग देखते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक। ठीक है, तो मगध के परवर्ती गुप्त शासक का गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए कृष्णगुप्त, बी दामोदर गुप्त, सी माधव गुप्त, डी कुमारगुप्त तृतीय। तो इसका सही आंसर होगा ए कुमारगुप्त। और कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा था। दूसरा नंबर देखिएगा, मगध के किस परवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ए कृष्णगुप्त, बी कुमारगुप्त तृतीय, सी दामोदर गुप्त, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी कुमारगुप्त तृतीय। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, मौखरी शासक ने किस
किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? ए कृष्णगुप्त, बी दामोदर गुप्त, सी माधव गुप्त, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी दामोदर गुप्त। चौथा नंबर देखिएगा, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ए दामोदर गुप्त, बी आदित्य सेन और सी जीवित गुप्त, डी माधव गुप्त। इसका सही आंसर होगा डी माधव गुप्त। अब 5 नंबर का सवाल देखिएगा। 5 नंबर का रहा, हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों पर कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? ए माधव गुप्त ने, बी जीवित गुप्त ने, सी आदित्य सेन ने, डी कुमार गुप्त तृतीय ने। तो इसका सही आंसर होगा सी बिहार के यानी कि आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है। 6 नंबर का सवाल देखिएगा, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये आदित्य सेन, बी माधव गुप्त, सी जीवित गुप्त और डी दामोदर गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए आदित्य सेन। उसके बाद 7 नंबर का सवाल देखिएगा, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? ए आदित्य सेन, बी जीवित गुप्त द्वितीय, सी माधव गुप्त और डी कुमार गुप्त। तो इसका सही कुमार गुप्त फर्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा बी जीवित गुप्त द्वितीय। उसके बाद 8 नंबर में देखिएगा, मगध के किस परवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सुन लिए। इसका ऑप्शन है कृष्णगुप्त, बी हर्षगुप्त, सी दामोदर गुप्त और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए कृष्णगुप्त। तो इस प्रकार हम लोग मगध के परवर्ती गुप्त शासक को भी हम लोग देख लिए, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लिए, गुप्तकालीन बिहार भी देख लिए और मौर्योत्तर बिहार, इसमें 3 टॉपिक को कवर करने का हम प्रयास किए हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।